हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका DSC 9 का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पोल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इन इंडिया सब्जेक्ट की, जो हमारी फोर्थ यूनिट है, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, उसके चैप्टर नंबर 11 आपातकालीन प्रावधान के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 11 आपातकालीन प्रावधान को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है। तो स्टूडेंट, आप सोचिए एक दिन सरकार ये कह दे कि आपके बोलने, लिखने और घूमने के अधिकार अभी रोक दिए गए हैं, आपकी राज्य सरकार हटा दी गई है और पूरा नियंत्रण दिल्ली की सरकार के हाथ में आ गया है। जी हाँ, यह सब भारत के संविधान में संभव है और इसे ही कहते हैं हम आपातकालीन प्रावधान। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक परिचय देखें। परिचय में हम देखेंगे भारत का संविधान कुछ विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन प्रावधान लागू करने की अनुमति देता है। तो जो भारत का संविधान है वो आम दिनों में लोकतंत्र और अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में आपातकालीन घोषित किया जा सकता है। इनका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संवैधानिक व्यवस्था की सुरक्षा करना है। तो इनका मकसद यही है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा। आपातकालीन लागू होने पर केंद्र सरकार को सामान्य से अधिक शक्तियां मिल जाती है और नागरिक अधिकारों पर अस्थायी रूप से नियंत्रण लगाया जा सकता है। तो आप एक बार कहानी के रूप में सोचिए, जैसे घर में अचानक आग लग जाए तो परिवार के लोग सामान्य नियम छोड़कर सबसे पहले आग बुझाने पर ध्यान देते हैं। तो उसी तरह आपातकाल में संविधान सामान्य नियमों को कुछ समय के लिए साइड कर देता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय आपातकाल को समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 के तहत घोषित। तो जो हमारा अनुच्छेद 352 है वो कहता है कि जब देश पर हमला हो, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तब लागू किया जा सकता है जब युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर इसकी घोषणा करते हैं। तो जो मंत्री परिषद की सलाह है उसके सलाह पर ही राष्ट्रपति इसकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संसद की मंजूरी जरूरी है 1 माह के भीतर। तो 1 माह के भीतर संसद की मंजूरी आना भी जरूरी होती है। अवधि होती है 6 महीने की, लेकिन संसद की अनुमति से बढ़ाई भी जा सकती है। तो इसकी जो समय सीमा है वो 6 महीने की होती है, लेकिन बार बार बढ़ाई भी जा सकती है। तो इसको आप एक तरीके से अनिश्चित काल के लिए भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि 1962 के चीन युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, 1971 के पाकिस्तान युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था और 1975 के आंतरिक आपातकाल में ये सबसे विवादास्पद रही है। तो यही था हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। तो अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, जिसमें केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है और राज्यों पर सीधा नियंत्रण हो जाता है। तो इसमें केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है और जो राज्य है उन पर नियंत्रण हो जाता है सीधा। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। जो संसद होता है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद 19 के अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स है, खासकर जो अनुच्छेद 19 है जिसमें बोलने, घूमने, लिखने की स्वतंत्रता है, वे सभी भी निलंबित हो सकती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत कुछ अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 359 के तहत जो अधिकारों के परिवर्तन है उसको भी स्थगित कर सकता है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जगह एक तरह का केंद्रीकृत शासन चलने लगता है। तो यही थे हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य में आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन। तो जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगता है और कैसे लगता है उसको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 356 के तहत तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है वो कहता है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए, राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा भंग कर सकते हैं, राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र के अधीन आ सकता है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट या राष्ट्रपति के स्वयं के विचार के आधार पर लागू हो सकता है। राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकते हैं और राज्य का प्रशासन अपने अधीन ले सकते हैं। तो वही है हमारा राष्ट्रपति शासन। आप मान लीजिएगा किसी राज्य की सरकार बहुमत खो देती है या दंगे फसाद में राज्य सरकार नियंत्रण नहीं कर पाती, तो जो दिल्ली की सरकार है वो सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। तो यही है हमारा राज्य में आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उद्घोषणा की अवधि। तो इसके उद्घोषणा की अवधि देख लेते हैं। तो प्रारंभिक अवधि जो रहती है वो 6 महीने की रहती है, लेकिन ये अधिकतम 3 साल तक हो सकती है। हर 6 महीने में संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। तो 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए शर्तें देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित हो कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। अगर इसे आगे बढ़ाना हो तो शर्तें यही रहती है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो और चुनाव आयोग यह कह दे कि चुनाव संभव नहीं है। तो यही हमारी उद्घोषणा की अवधि है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य में आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। तो जो राष्ट्रपति शासन है उसके क्या प्रभाव रहते हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल की शक्तियां केंद्र के अधीन आ जाती है। तो जो राज्य की विधानसभा और मंत्रिपरिषद होती है उनकी शक्तियां खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा के कार्य और शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। राज्य का बजट और प्रशासन केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। तो जो राष्ट्रपति होती है वो राज्य का बजट, प्रशासन और विधायी कार्य सीधे नियंत्रित कर लेता है। तो यही होता है हमारे राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रावधान से संबंधित प्रमुख विवाद। तो इससे संबंधित कुछ प्रमुख विवाद भी रहे हैं जिनको हम देख लेते हैं, जिसमें अनुच्छेद 356 का कई बार राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया है। जैसे कि जो अनुच्छेद 356 है उसका कई बार राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल हुआ। विपक्षी दलों की सरकार गिराने के लिए इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इससे संघीय ढांचे की भावना को नुकसान पहुंचा। जो हमारा संघीय ढांचा है उससे इसको नुकसान पहुंचा। तो यही थे हमारे प्रावधान से संबंधित प्रमुख विवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विवादों से संबंधित निर्णय। तो अब हम विवादों से संबंधित जो निर्णय है वह किस किस केस में दिया गया उसको देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है SR बामई बनाम भारत संघ 1994। तो जो हमारा 1994 का SR बामई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में कहा कि राष्ट्रीय शासन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा, यानी कोर्ट जांच सकती है कि राष्ट्रपति ने सही कारणों से आपातकाल लगाया है या नहीं। तो राष्ट्रपति की रिपोर्ट और उसके आधार पर लागू आपातकाल की वैधता की जांच अदालत कर सकती है। तो यही जो प्रावधान दिया गया है ये SR बामई बनाम भारत संघ 1994 के केस में दिया गया। तो यही था विवादों से संबंधित निर्णय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वित्तीय आपातकाल को लेकर। तो जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको लेकर। तो ये आपका अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है वो कहता है कि अगर देश की वित्तीय स्थिति को खतरा हो तो राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में कटौती कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि भारत में अभी तक ये कभी लागू नहीं हुआ है। तो तब लागू किया जा सकता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी घोषणा करते हैं। तो जो हमारे वित्तीय आपातकाल है वो हमारे देश में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है, जबकि हमारे अदर आपातकाल जो हमारे अन्य इमरजेंसी है वे लागू हो चुकी है, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी या आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हुआ है। इसके कुछ प्रभाव भी रहते हैं, जैसे कि केंद्र को राज्य के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण हो जाता है। सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती संभव हो जाती है। साथ ही भारत में अब तक कभी लागू ये नहीं किया गया है। तो यही इसके प्रभाव रहे हैं। तो यही था हमारा वित्तीय आपातकाल। इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम इस चैप्टर का निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे आपातकालीन प्रावधान असाधारण परिस्थितियों में देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो जो आपातकालीन प्रावधान है वो संविधान की सुरक्षा कवच है।
लेकिन इनका दुरुपयोग लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन जो इसका गलत इस्तेमाल है उससे लोकतंत्र को कमजोर किया जा सकता है। इसलिए इनका प्रयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होना चाहिए। तो यही कारण है कि संविधान कहता है कि इनका प्रयोग केवल वास्तविक आपातकाल की स्थिति में ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट, यही थी कहानी भारत के आपातकालीन प्रावधान की, जो कि हमें बताता है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है लेकिन साथ ही कितना संवेदनशील भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट 4 का ही आता है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 आता है, और जो कि हमारा लास्ट चैप्टर और लास्ट यूनिट भी रहती है। तो जो हमारी लास्ट यूनिट, ये लास्ट चैप्टर रहता है चैप्टर नंबर 12, इसमें हम निवारक निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सोचिए, आपको पुलिस अचानक पकड़ ले और जेल में डाल दे, भले ही आपने कोई अपराध न किया हो, और जब आप पूछे मेरा गुनाह क्या है तो जवाब मिले अभी तुमने कुछ किया नहीं, लेकिन हमें लगता है तुम आगे जाकर कर सकते हो। तो यही हमारा निवारक निरोध कानून है। तो आज हम समझेंगे कि यह क्या है, संविधान ने इसे क्यों जगह दी, और यह लोकतंत्र के लिए वरदान है या अभिशाप। तो इस चैप्टर की शुरुआत ही हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे, निवारक निरोध का मतलब है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही हिरासत में लेना, अगर यह आशंका हो कि वह आगे चलकर देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। तो जो निवारक निरोध का मतलब है वो यही है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार करना। यह सामान्य गिरफ्तारी से अलग है, क्योंकि सामान्य गिरफ्तारी अपराध के बाद होती है, जबकि निवारक निरोध अपराध होने से पहले किया जा सकता है। तो जो सामान्य गिरफ्तारी होती है वो अपराध के बाद होती है, लेकिन जो निवारक निरोध में गिरफ्तारी होती है उसमें सरकार को लगता है कि यह व्यक्ति आगे जाकर देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, तो उस टाइम पे इसका गिरफ्तारी को किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अपराध को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार से जुड़ी संवेदनशील बहस को भी जन्म देता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर किसी खुफिया रिपोर्ट में पता चलता है कि कोई व्यक्ति बम धमाके की योजना बना रहा है, तो पुलिस उसे पहले ही पकड़ सकती है, भले ही उसने अभी तक अपराध न किया हो। तो यही हमारे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय निवारक निरोध का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निवारक निरोध, संवैधानिक प्रावधान और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो सबसे पहले हम निवारक निरोध अधिनियम का संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान देता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 है वो निवारक निरोध से संबंधित है। संसद एक बार में अधिकतम 3 साल तक निवारक निरोध कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक होती है। तो जो संसद होती है वो अधिकतम 3 साल तक निवारक निरोध कानून बना ले सकती है, लेकिन इसके लिए जो राज्यसभा की मंजूरी है वो आवश्यक हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा रहा, तो उसको अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा समय के लिए रखना हो तो एक एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति लेनी होगी, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी समय चाहिए होता है, 3 महीने से ज़्यादा, तो एक एडवाइजरी बोर्ड, जो कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की एक समिति होती है, उसकी अनुमति इसमें जरूरी होती है। तो यही है हमारा संवैधानिक प्रावधान निवारक निरोध को लेकर। इसके बाद हम हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी देख लेते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है? तो भारत में निवारक निरोध का इतिहास ब्रिटिश काल से शुरू होता है। 1919 का रोलेट एक्ट इसका पहला उदाहरण था, जिसके तहत बिना मुकदमे के लंबे समय तक लोगों को जेल में रखा जाता था। जो ब्रिटिश शासन में 1919 का रोलेट एक्ट था वो निवारक निरोध का पहला बड़ा उदाहरण था, और इस कानून से लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल दिया जाता था। बाद में स्वतंत्रता के बाद भी सरकार ने इसे जारी रखा, क्योंकि विभाजन के समय सुरक्षा चुनौतियां ज्यादा थी। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद भी जो सरकार थी उसने इस प्रावधान को रखा, क्योंकि विभाजन के समय जो देश की सुरक्षा चुनौतियां थी वे बड़ी थी। तो यही था हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और संवैधानिक प्रावधान निवारक निरोध को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निवारक निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विधियां। तो भारत में कई कानून बने जिनका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना था। तो भारत में कई कानून ऐसे बने हुए हैं जिनका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, जो कि आज़ादी के तुरंत बाद लागू हुआ, लेकिन 1969 में समाप्त हो गया। तो जो आज़ादी के तुरंत बाद लागू किया गया था ये एक्ट, और लेकिन इसको 1969 में समाप्त कर दिया गया था।
सेकंड जो आता है वो मीसा आता है, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 आता है। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान विवादित तरीके से इस्तेमाल हुआ। तो जो हमारा मीसा है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 है, ये आपातकाल 1975 से 77 के दौरान बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग हुआ। थर्ड हमारा आया एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो आज भी लागू है, जिससे पुलिस किसी को 12 महीने तक बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकती है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जो एनएसए है, वो कहता है कि पुलिस किसी को भी 12 महीने तक बिना मुकदमे चलाए हिरासत में रख सकती है। फोर्थ हमारा आता है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ। तो जो हमारा यूएपी है, अर्थात अनले एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो ये आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के निपटने के लिए है। फिफ्थ हमारा आता है कॉफी पोसा, अर्थात कन्वर्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंटेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, तस्करी और विदेशी मुद्रा से जुड़े मामले में। तो जो ये एक्ट है, ये हमारा विदेशी मुद्रा और तस्करी से संबंधित मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो यही थे हमारे निवारक निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विधियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सुरक्षा बनाम मानवाधिकार, भारतीय सुरक्षा राज्य का उदय। तो सबसे पहले हम सुरक्षा का पक्ष देख लेंगे, जिसमें हम देखेंगे निवारक निरोध सरकार को आतंकवाद, हिंसा और तस्करी रोकने में मदद करता है। यह आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। तो जो सुरक्षा का पक्ष है, इसमें सरकार कहती है कि निवारक निरोध से आतंकवाद, तस्करी और हिंसा जैसी घटनाएं रोकी जा सकती है और यह आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो ये तो हमारा सुरक्षा का पक्ष हो गया। अब जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा मानवाधिकार का पक्ष आता है, जिसमें बिना मुकदमे के जेल में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधी और कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए हो सकता है। तो बिना मुकदमे, मानवाधिकार के पक्ष में हम देखते हैं तो बिना मुकदमे चलाए जेल में रखना नागरिक की स्वतंत्रता के खिलाफ माना जाता है। साथ ही इसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधी और कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। अब हम कर लेते हैं कि भारतीय सुरक्षा राज्यों की बहस। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में सरकारें सिक्योरिटी स्टेट की तरह काम करने लगी है, जहां सुरक्षा के नाम पर नागरिक अधिकारों को सीमित किया जाता है और यह लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है। तो यही वजह है कि जो विद्वान है वे कहते हैं कि भारत धीरे धीरे एक सिक्योरिटी स्टेट बनता जा रहा है, जहां सुरक्षा के नाम पर नागरिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। तो यही था हमारा सुरक्षा बनाम मानवाधिकार, भारतीय सुरक्षा राज्य का उदय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे निवारक निरोध एक दोधारी तलवार है। सही इस्तेमाल होने पर यह देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखता है। तो जो निवारक निरोध है वो दोधारी तलवार है। सही इस्तेमाल हो तो देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखा जा सकता है, लेकिन गलत इस्तेमाल होने पर यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरत है कि इस कानून का इस्तेमाल पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी के साथ हो। तो इसलिए अगर इसका गलत इस्तेमाल होगा तो यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों को कमजोर कर सकता है। तो जरूरत यही है कि इसका इस्तेमाल जो हो वो पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी के साथ हो। तो स्टूडेंट, यही था निवारक निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के कानूनों की पूरी कहानी। अब आपसे सवाल हम पूछते हैं कि आपको लगता है कि जो निवारक निरोध है वो भारत जैसे लोकतंत्र में जरूरी है या यह एक नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा निष्कर्ष है वो कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारे टोटल 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारी लास्ट यूनिट थी, यूनिट नंबर 4। इसके साथ ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सब्जेक्ट के लिए बात करें तैयार रहिएगा, जहाँ हम नेक्स्ट पोल साइंस ऑनर का कोई अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।